Hello guys, let's start with the case based sheet for financial management. So guys, financial management start करने से पहले फटाफट हम ये चेक कर लेते हैं यार इस चैप्टर में आखिरकार है क्या क्या। गाइस देखो, चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो डील करेगा आपसे किससे कि यार बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस किसी भी बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और कौन से फैक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, मतलब डेट होना चाहिए या इक्विटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में गाइस हम हमारी कैपिटल का थॉट प्रोसेस लेते हैं कि यार फिक्स कैपिटल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो लंबे टाइम तक रहती है, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रहती है। तो फिक्स कैपिटल के रिगार्डिंग हम तीन चीज पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में फैक्टर्स क्या होता है, एंड देन इंपॉर्टेंस के व्हाई दिस कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर में बहुत बार फैक्टर्स 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 यूज में आएंगे, बट आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे आप देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स हैं वो ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आपको डेट चाहिए या इक्विटी। अगर मैं फिक्स कैपिटल के फैक्टर की बात करूं, ये हमें ये बताता है कि हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिक्स कैपिटल कम चाहिए। देन वर्किंग कैपिटल में सेम, इसका मीनिंग, देन टाइप्स एंड देन फैक्टर्स। अगेन ये फैक्टर्स भी ये बताते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में हम ये देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड देन मीनिंग पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, हाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज एंड व्हाट व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। वो पॉइंटर्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करते हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन का मीनिंग एंड फैक्टर्स। अब सर ये फैक्टर्स मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखोगे, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त क्या फैक्टर्स आपको देखने होंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आपको क्या डिसीजन मतलब क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना है, मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे डिविडेंड बांटो या वो पैसा आप एज अ रिटेन अर्निंग्स रखो। एंड फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन मींस ऑब्जेक्टिव्स, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैंने केस बेस्ड शीट स्टार्ट करने से पहले फटाफट एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि यार इस चैप्टर में था क्या, आपने पढ़ा क्या था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, और क्वेश्चंस आप आंसर तभी कर पाओगे जब चैप्टर आपके दिमाग में सेट होगा। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर वन, Ria has recently recruited as the financial director at a medium sized firm. While going over the finances of the firm, she has found out that until recent year, the business was primarily owner finance. मतलब अभी तक जो business है वो primarily इनके finance है, वो owner finance है. It is only in recent years that the firm started employing debt. मतलब पहले ओनर पैसा लगाता था, अब कौन लगा रहा है? बाहर वाले आदमियों से भी हम पैसा लेके लगा रहे हैं। Although they've been able to strike the right balance between debt and equity, there are a lot of surplus funds that have been raised that are lying idle in the company's bank account. अरे यार बहुत सारे ऐसे पैसा है जो कंपनी के अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है। Describe the function that Ria is in charge of her charge of in her capacity as the financial director. अरे यार रिया का ये है कि रिया को इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया है। कौन सा फंक्शन दिया है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि ये देखो पैसा कहां से आएगा वो भी देख रही है, आ रहा सुनने, और फिर पैसे का यूजेज कहाँ कैसे क्या हो रहा है ये वो भी देख रही है। इसका मतलब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बी पार्ट को आंसर करने से पहले सी का कर देता हूं। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। किसको मैक्सिमाइज करना? शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना, इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पे देख पा रहे हो? ये देखिए, व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला, अरे यार आप जब तक फाइनेंशियली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं करोगे, यू विल नेवर कम टू नो कि आपके फिक्स्ड एसेट्स किस साइज के होने चाहिए, उन फिक्स्ड एसेट्स में भी कॉम्पोजिशन क्या क्या होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। उसके बाद में आपको ये भी डिसाइड करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्प करता है कि आपके करंट एसेट्स का क्वांटम क्या होगा, एंड नॉट ओनली द क्वांटम, उसका ब्रेकअप क्या होगा, मतलब कैश कितना होगा, रिसीवेबल्स कितने होंगे, स्टॉक कितना होगा। मतलब आप देखो, सबसे पहला साइज और कॉम्पोजिशन फिक्स्ड एसेट्स का डिसाइड हो गया, उसके बाद आप करंट एसेट पे आए, करंट एसेट कितना होना चाहिए और करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें होंगी वो भी आप यहाँ पे डिसाइड करते हो, क्लैरिटी है। उसके बाद में आप आ गए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स पे। किस पे आ गए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स, मतलब अमाउंट ऑफ कितना आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म चाहिए, फिर उस लॉन्ग टर्म का भी ब्रेकअप, कितना डेट चाहिए और कितना इक्विटी चाहिए, एंड सारे के सारे जो आपके आइटम्स होते हैं पीएनएल में वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंपैक्ट होते हैं, इसलिए यार बहुत जरूरी है। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो पांचवा पीएनएल वाला तो वैसे याद रह जाएगा, बाकी चार आप एसेट्स और लाइबिलिटीज तो जानते ही हो बैलेंस शीट में। तो एसेट साइड देखो यार, दो ही चीज होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट आपके। तो फिक्स्ड एसेट्स का साइज कॉम्पोजिशन से डिसाइड होगा, करंट एसेट्स का क्वांटम और ब्रेकअप इनसे होगा। लाइबिलिटीज साइड आओ भैया, कौन सी नॉन करंट मतलब लंबे टाइम की, लॉन्ग टर्म कितना होगा फंड्स, शॉर्ट टर्म कितना होगा फंड्स, फिर लॉन्ग टर्म का अगेन ब्रेकअप, इक्विटी कितना होगा और डेट कितना होगा, और फाइनली फिफ्थ वाला यार सारे के सारे आइटम्स पीएनएल के इसी से इंपैक्ट होते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो जरूरी है। तो आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया इस क्वेश्चन में आपको कैसे आंसर करना था और क्या क्या आंसर करना था, ये भी बता दिया कि यार आप उसको याद कैसे रखोगे। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल इज अ सीनियर लेवल मैनेजर एट एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। द कंपनी एम टू कीप अप द pace with external work environment because they aim to expand further in recent year. Due to this, the business was recently restructured and its operation to include more capital intensive technique. But all decisions to acquire fixed assets in the business need to be approved by a committee of which Rahul is the chair. Every decision taken by the committee involves careful consideration of the amount of investment involved in comparison to expected returns. आप देख रहे हो क्या होता है इसमें, आप क्या क्या कंपेयर कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व देख रहे हो, कितना रिटर्न आपको आना चाहिए दिख रहे हो। एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव, it has been decided to collaborate with new and coming firms, new and upcoming firms, new and upcoming firms in the industry to keep up with the competition. अब आप देखो, what sort of financial decisions are taken by Rahul's committee? Mention the main category and the subcategory. ठीक है, what are the three factors that will affect the decision taken by the committee? What are the three factors that will affect the decision taken by the committee? Describe the importance. अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। अब जैसे ही ये वर्ड आ गया फाइनेंशियल डिसीजन, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि तीन ही तो टाइप के डिसीजन होते हैं यार, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एक डिविडेंड डिसीजन। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वहां से रिटर्न कितना आएगा, कौन सा डिसीजन में होता है? ऑब्वियसली यार वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है। कौन से डिसीजन में होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये कहानी तो हमारे क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो बात हो रही है मेरे प्यारे लाडलों, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हो रही है। किसकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। अब यहाँ पे यार एक वर्ड लिख दिया इन्होंने, व्हाट इज द मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अब देखो, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया है तभी आप ये आंसर कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप वहां पे देखते हो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं। जो नॉर्मल पार्ट है उनको वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं, मतलब जो डे टू डे वाले इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो उनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो मेन कैटेगरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सब कैटेगरी हो गई कैपिटल बजटिंग डिसीजन,
क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, किसके साथ नहीं किया, दीज आर लॉन्ग टर्म डिसीजन, नॉट अ शॉर्ट टर्म डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस नहीं है, तो ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। अब बच्चा ना कई बार ये, अगेन मैं अब थर्ड पार्ट पे पहले आ रहा हूं कि इंपॉर्टेंस। अब बच्चा पता है क्या कहता है, सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हमने मीनिंग पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स तो हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। तो भैया यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ऊपर जो डिसीजन ना, टाइप ऑफ डिसीजन जो ऊपर ले रहे हो, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो यार अब क्या है, जो एनसीईआरटी बनी हुई है वो पता है कैसे बनी हुई है? एनसीईआरटी कैसे बनी हुई है? वो ऐसे बनी हुई है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने वहां समझा रखा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने वहां समझा रखा है, बट फिक्स कैपिटल टॉपिक के अंडर उन्होंने इंपॉर्टेंस बता रखी है। तो एक हेडिंग है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इन शॉर्ट ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसीजन पूछ रहा है ना, तो गाइज यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंस लिखी हुई ना, ये इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ये वाली इंपॉर्टेंस है जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आएगी। तो सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे यार लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व है यार, तो लॉन्ग टर्म की हमारी ग्रोथ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है, तो हमारी लॉन्ग टर्म और जो ग्रोथ है वो सारे के सारी इस पे डिपेंड करती है, लॉन्ग टर्म हमारी ग्रोथ इंपैक्ट करता है। प्लस जैसा मैंने कहा, फंड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, रिस्की चीज रहती है यार, लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। डिसीजंस वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। आप नहीं सोच सकते कि 50 करोड़ का एक प्लांट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको लगा ठीक नहीं है चेंज कर देते हैं, बहुत हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। क्लैरिटी है? चलिए अब हम कहते हैं यहाँ पे व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स। यार थ्री फैक्टर्स है हमारे कि कैश फ्लो, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट देखोगे इन्वेस्ट करने से पहले, रेट ऑफ रिटर्न देखोगे कि यार वहां से हमें रिटर्न कितना आ रहा है, एंड फाइनली अगर आपका कोई और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब, मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 10 करोड़, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 10 करोड़ और मुझे वो 10 करोड़ वापस लौटाने 2 साल बाद, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या हो गया, आई विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहां पे मुझे 2 साल के अंदर मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, राइट। तो अब आप देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बोले, वो हमने यहाँ फैक्टर्स नीचे लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार देख भी लोगे आप क्या है ये फैक्टर्स। देखिए तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, एंड अगर आपका कोई और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो तो ये सारे के सारे देखने के बाद ही आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। सो हमने सेकंड क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट थे, हमने तीनों के तीनों पार्ट आंसर कर दिए। सबसे पहले कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट, सब कैटेगरी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कौन से 3 फैक्टर्स हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिया, कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंस क्या है इस डिसीजन की, वो भी हमने 4 की 4 इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कहां पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। प्राची इज द मैनेजर ऑफ स्मॉल क्लोथिंग स्टोर, recently they've been struggling to pay their supplies as there is a shortage of fund. Prachi has also decided to get to the underlying cause of this problem. अब उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनके पास फंड्स की कुछ शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। अब आप देखो यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो भाई फंड्स की शॉर्टेज और ये वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। अब वो कह रही है कि मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है। ड्यूरिंग हर एनालिसिस शी हैज कम टू ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम reoccurs every during the period of अगस्त टू दिसंबर, मतलब एवरी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अगस्त टू दिसंबर ये प्रॉब्लम आती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बिजनेस एक्सपीरियंस सरप्लस सेल्स ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द मार्केट, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून दे एक्सपीरियंस रिडक्शन इन बिजनेस ड्यू टू डिक्रीज डिमांड। अब आप देखो ना यार, इनको हमेशा ही जो प्रॉब्लम होती है अगस्त टू सितंबर में आती है। कहाँ आती है बेटा, अगस्त टू सितंबर। क्यों, इस दौरान क्या होता है कि बिजनेस की सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। अप्रैल टू जून में इतना ज्यादा बिजनेस नहीं होता, रिडक्शन इन बिजनेस होता है, तो डिमांड भी कम होती है। तो वो क्या करते हैं, बूस्ट सेल्स को बूस्ट करने के लिए क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं कस्टमर्स को। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आई? सबसे पहले क्या ये लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम है फंड्स की या शॉर्टर टर्म प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म। तो इसका मतलब
यहाँ पे जो डिसीजंस की बात हो रही है, आ रहा समझो, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन नीड टू बी मॉडिफाइड टू एड्रेस प्राचीज कंसर्न, explain and identify and explain three factors affecting her decisions, जो उसका खुद का डिसीजंस है. व्हाट आर थ्री अदर फैक्टर्स जो इस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, ये वाला जो बात है, ये यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है. कौन से की बात हो रही है? वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है. यहाँ पे लॉन्गर टर्म कोई भी चीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात है. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं. लीजिए आपको फैक्टर्स दिखा देते हैं, इनकेस किसी को याद नहीं है कि फैक्टर्स कौन से हैं, तो पहले फैक्टर्स दिखा देते हैं. ये देखिए, ये फैक्टर्स हैं वर्किंग कैपिटल के. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब मैंने कहा ये फैक्टर्स तो मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर दिमाग में सेट करा ही दिए थे कोड के थ्रू. बट एग्जाम में जब ऐसा केस बेस्ड सवाल आता है, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स नहीं लिख देने हैं. हमें पहले तीन वो फैक्टर लिखने हैं जो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो मैं आपसे पूछते जाऊंगा, आप बताना क्या इसके बिजनेस में इम्पैक्ट हो रहा है. क्या क्या यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस कुछ है? क्या क्या बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कम हो रही है? ऑब्वियसली नॉट. उसके बाद है स्केल ऑफ ऑपरेशंस. डेफिनेटली स्केल ऑफ ऑपरेशंस आ सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है, डिमांड एकदम से बढ़ जाती है. तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी कई बार क्या होता है, फंड्स का प्लस माइनस हो सकता है. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बात नहीं हो रही है. सीजनल फैक्टर्स बिल्कुल बात हो रही है. सीजन में डिमांड ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, अदरवाइज क्या कम. इन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं है. क्रेडिट अवेल्ड नहीं है यहाँ पे, बट एंड में देखोगे एक और सी है अपने कोड में जो कहता है क्रेडिट अलाउड. तो यहाँ पे क्रेडिट अलाउड का चक्कर जरूर है, क्योंकि जब लीन पीरियड होता है, वहां माल बेचने के लिए आप क्रेडिट ज्यादा देते हो, तो फंड्स की वो आगे आने वाले टाइम में शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं. क्लियर है? तो ये तीन फैक्टर आप लिख दोगे तो काम आ जाएगा. एक स्केल ऑफ ऑपरेशन, सीजनल फैक्टर्स एंड क्रेडिट अलाउड. उसके अलावा जो थर्ड पार्ट है उसमें इतने सारे हैं, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आपको जो पसंद हो वो इनमें से बाकी तीन लिख दो, बट बी वाले पार्ट में वही तीन आएंगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. मतलब क्वेश्चन कह रहा है उसके फैक्टर्स बताओ जो उसके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है. क्लैरिटी है? तो हमने तीनों के तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए. अब आते हैं बेटा अपन फोर्थ पे. फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, देखिए. लादिया is the managing director of an international firm. The board has recently decided to add a major line of product to their brand and their need of funds. Okay, नया कुछ major line of brand ऐड कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या है मेरे प्यारे लाडलों, फंड्स की जरूरत है. किसकी जरूरत है? उनको फंड्स की जरूरत है. The board is currently discussing the option available to them. The shareholders are concerned that issuing further shares will result in a loss of control. मतलब अगर वो और शेयर्स इशू करेंगे तो उनका क्या होगा, कंट्रोल चले जाएगा. बट द बोर्ड थिंक्स दैट डेट फाइनेंसिंग वुड बी अ चीपर एज करंटली द डेट स्लैश इक्विटी पोर्शन इज लो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें डिस्कस हो गई हैं. पहला, शेयर होल्डर कह रहे हैं यार हम अगर और शेयर इशू करेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. दूसरा ये कह रहा है डेट जो मार्केट में है ना अभी अवेलेबल, वो क्या है कि सस्ते में हमें मिल जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डेट सस्ती है, ये शेयर और इशू नहीं करना चाह रहे, तो दोनों डेट की तरफ इशारा कर रहे हैं अभी इनका पॉइंट जो है. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ऑन द डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन टू द फंड्स टू द फर्म टू रेज द फाइनल. दो ऑप्शन है इनके पास. पहला, या तो ओनर फंड के थ्रू रेज करो पैसा, या दूसरा बोरोड फंड के थ्रू रेज करो. इनके पास अभी करंटली ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डिसीजन कॉल्ड? अरे यार हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तीन टाइप के डिसीजन होते हैं. इन्वेस्टमेंट जो डिस्कस हो चुका है, अब यहाँ पे फाइनेंसिंग टच हो रहा है. क्या टच हो रहा है? फाइनेंसिंग. यहाँ पे फाइनेंसिंग टच हो रहा है कि ये जो डिसीजन होता है इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. कि भैया फाइनेंस कहाँ से कराना है, ओनर से, लोनर से, किससे कराओगे, मतलब पैसा उधार लोगे या खुद का पैसा लगाओगे. तो फाइनेंसिंग डिसीजन की यहाँ बात हो रही है. अभी कह रहा है भैया कोई भी 5 फैक्टर्स बता दो विच विल हेल्प द बोर्ड डिसाइड द अल्टर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. अब 5 फैक्टर्स बता दो आप. 5 फैक्टर्स आप देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, उनमें से आप कोई भी 5 लिख दो. ये रहे फाइनेंसिंग डिसीजन. कोड लेक्चर में बता दिया था, ये केस बेस्ड शीट्स है मेरे प्यारे लाडलों.
वापस कोड डिस्कस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि लेक्चर वापस ले रहे हैं, ठीक है। जहां जहां जरूरी होता है मैं डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, इतनी सारी चीजें हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की अच्छी सिचुएशन है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हो आप, अदरवाइज आप डेट पे जाओगे। कंट्रोल कंसिडरेशन, आप नहीं चाहते कि और शेयर इशू हो, नहीं तो आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी, तो उस बेसिस में आप क्या करोगे, डेट पे जाओगे। अगर आपको डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पे आओगे। ऐसे फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, रिस्क, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और कॉस्ट। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपके ऑपरेशंस में अभी किस तरह की कॉस्ट है, बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लग रही है तो आप इक्विटी पे चले जाओ, क्योंकि डेट इशू किया तो और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अगर डेट महंगा अवेलेबल है तो आप इक्विटी पे जाओगे, अगर डेट सस्ता अवेलेबल है आप डेट पे चले जाओगे। क्लैरिटी है। तो इनमें से गाइज आप कोई भी 5 लिख सकते हो, मैंने आपको पूरे के पूरे दिखा दिए फैक्टर्स जितने थे, उनमें से कोई भी 5 आप लिख दो, और उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। The board of directors of ABC Limited are in urgent need of funds for the company. There are two ongoing debates over the source of finance to be used. The first opinion is that debt financing would increase the financial risk. Debt financing would increase the financial risk of the company as it is already undergoing cash flow problems. अरे यार, यहाँ पे अगर आपने डेट और इशू किया तो फिक्स कॉस्ट और बढ़ेगी। डेट को तो प्रॉफिट हो या नहीं हो उनको तो इंटरेस्ट देना ही है, तो ये कह रहे हैं कि भैया इससे आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम बढ़ेगी। द सेकंड ओपिनियन इज दैट शेयर होल्डर वुड नॉट फेवर अ न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इट कुड इफेक्ट देयर कंट्रोल। सही है भैया, तो दोनों तरफ ही आधा आधा घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर डेट इशू करेंगे तो फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इक्विटी इशू करेंगे तो हमारे ओनरशिप, शेयर होल्डर का ओनरशिप कंट्रोल चले जाएगा। अरे यार पहले एक अकेला आदमी ओनर था, ऐसे समझो, अब एक और नया ले आओगे तो पूछना पड़ेगा ना, ओनरशिप अकेला डिसीजन तो आदमी ले नहीं सकता। चलिए, so explain 5 factors that would help the board to decide on the type of financing required। अब आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं इतने सारे फैक्टर्स, हमने 7 फैक्टर्स देखे, उनमें से कोई भी 5 फैक्टर्स आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बात फाइनेंसिंग की हो रही है, फाइनेंसिंग के डिसीजन की हो रही है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, क्या आपको डेट पे जाना है, इक्विटी पे जाना है। तो ऑलरेडी जो हम 7 फैक्टर्स देखते हैं उसमें से आप कोई से भी 5 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। XYZ लिमिटेड इज अ न्यू फर्म इन द मार्केट विथ ट्रमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब बहुत जबरदस्त उनका ग्रोथ पोटेंशियल है। द बोर्ड इज ऑन अ कांस्टेंट वॉच फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन द मार्केट। द कंपनी हैड जस्ट बिकम लिस्टेड and the stock market is very volatile, regarding the position of the company due to the new buzz, the company's earning are on a stable rising। कंपनी की अर्निंग कैसे स्टेबल है, ठीक है। चलिए स्टॉक मार्केट क्या है, वोलेटाइल है। ये पॉइंटर्स कुछ यूज करते हुए चलोगे तो आंसर फ्रेमिंग में इजी होगी। द ग्रोथ इज बिलीव टू बी सस्टेनेबल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सही है। द शेयर होल्डर आर एक्साइटेड टू सी हाउ कंपनी विल एस्टैब्लिश इन द मार्केट एंड बिलीव, मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनीज भी, मतलब शेयर होल्डर भी देखना चाह रहे हैं कैसे क्या करते हैं। इट इज द ईयर एंड एंड द कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड डिविडेंड पे आउट करें या ना करें। मतलब यार ऑप्शन होते हैं ना, या तो डिविडेंड बांट दो या क्या करो रिटेन अर्निंग्स रख लो। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन। अरे यार डिविडेंड डिसीजन है यहाँ पे, इसमें आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम होगी, डिविडेंड डिसीजन है। कौन सा डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है यहाँ पे। दूसरा, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द डिसीजन। अब यार देखो स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है, तो भैया मार्केट की कंडीशंस, एक तो ये पॉइंट यूज करना। देखो सारे के सारे पॉइंट तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट जो जो तुम्हें मिल रहा है, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस यूज कर सकते हो, मार्केट कंडीशंस यूज कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स यूज कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड यूज कर सकते हो। तो बेसिकली वैसे बहुत सारे पॉइंट है। लीगल कॉन्स्टेंट है, आ रहा समझे, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट है। आप इनमें से, मैंने 6 तो मैंने बता दिए, उससे भी ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, इतने सारे में से कोई से भी यहाँ पे 5 फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हो जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करने में हेल्प कर दे यार उनको बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। सो जस्ट नेम 5, मैंने आपको 6 बता दिए, उससे भी और ज्यादा है। टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लैरिटी है।
अमाउंट ऑफ अर्निंग्स को आप यूज कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स तो हमने पहले ही देख लिया था। क्लैरिटी है? सो आई होप गाइस आप इनमें से आराम से 5 पॉइंट्स लिख पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है जहां पे बच्चा क्या होता है बहुत बार अटकता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंपनी ए है, यहाँ पे कंपनी बी है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले कंपनी ए को निपटाते हैं। ठीक है, हम किसको निपटाते हैं? पहले कंपनी ए को निपटाते हैं। कंपनी ए को निपटाते हैं और कंपनी ए को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ए में क्या है यहाँ पे सिचुएशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंपनी ए की। किसकी बात कर रहा हूँ? कंपनी ए की। अब कंपनी ए की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितनी सिचुएशन है? यहाँ पे कितनी सिचुएशन है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशन है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशन है। ठीक है, तो गाइज देखते हैं डेटा। कंपनी 50 लाख रुपए यूज करना चाह रही है। कंपनी कितने लाख रुपीस यूज करना चाह रही है? 50 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट मार्केट में 10% है, टैक्स रेट 30% है, ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले 8 लाख रुपए। अब डेट की सिचुएशन, पहली सिचुएशन में नील है डेट। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मैं पहले स्लैब बना देता हूं। ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होती है, पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है। क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। तो आपके पास यहाँ पे आती है अर्निंग्स और ये होती है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसमें से आप माइनस करते हैं टैक्सेशन, देन यू विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें जिस सीक्वेंस में आप पेमेंट करते हो उस सीक्वेंस में होता है। देखो तीनों के तीनों सिचुएशन में ही ईबीआईटी आप कितना ले रहे हो? 8 लाख रुपीस ले रहे हो। ईबीआईटी कितना लाख रुपीस ले रहे हो? 8 लाख रुपीस ले रहे हो। ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट आप देखिए, इफ वी लुक एट द इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट है। बट पहली सिचुएशन में आप देखो ना, आपने डेट लिया ही नहीं तो आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना हो गया? 8 लाख रुपीस। फिर आप टैक्सेशन देखिए, टैक्सेशन है 30%, तो आप यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेंगे 2,40,000 का। So what you are left with is 5,60,000. 5,60,000. Now let's try to calculate the EPS. How to calculate the EPS? EPS is earning per share. It is earning for shareholders. जो पैसा shareholders का है divided by number of shares. Divided by number of shares. अब आप मुझे बताएं, यहां पे 5,60,000 अर्निंग है शेयर होल्डर्स के लिए, 50 लाख रुपए के आपके पास शेयर्स हैं। सर 50 लाख के शेयर्स कहां से आए? आपने डेट लिया ही नहीं, तो आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 50 लाख के। 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो एक शेयर कितने का? एक आपके पास एक शेयर 10 रुपए का आया, तो टोटल शेयर आ गए 5 लाख। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं 5,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो आप मुझे बताओ व्हाट यू गोना गेट। 40 से 40 आपने कट कर दिए। अब आप बताएं इसके बाद क्या होगा? लगभग आई थिंक इट विल कम टू 1.14। ठीक है, सेकंड सिचुएशन देखते हैं। 50 लाख टोटल फंड है, बट सिचुएशन नंबर 2 में आपके पास कितना है? यहाँ पे 20 लाख का डेट है। इसका मतलब इक्विटी कितनी हो गई? 30 लाख की। तो 20 लाख का डेट है, 10% आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप कितना इंटरेस्ट दोगे? 2 लाख रुपीज। 20 पे 10 कितना? 2 लाख। यहां पे कितना आ गया? 6 लाख। यहां पे कितना आ गया? 6 लाख। टैक्स आ गया 30%, मतलब 1,80,000। तो यहां पे कितना हो गया? 4,20,000। 4,20,000। अब अगेन यहां पे कैलकुलेट करो ईपीएस आप। अर्निंग है 4,20,000 डिवाइडेड बाय कितना शेयर्स? 3 लाख। सर 3 लाख शेयर्स कैसे? 50 लाख में से 20 तो डेट हो गया, बचा कितना? 30। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 30 को डिवाइड कर दिया 30 को। अब बताएं कितना आएगा आपके पास?
1.4 समथिंग कुछ आ रहा होगा, आई सपोज 1.4 के आसपास। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा थर्ड सिचुएशन, देखो थर्ड सिचुएशन में डेट कितना है, 30 लाख। तो यहां पे डेट हो गया 30, मतलब इक्विटी कितना हो गया 20। तो 30 पे 10% आपने इंटरेस्ट दिया होगा 3 लाख रुपीस। इंटरेस्ट देने के बाद जो आपके पास पैसा आया वो आया 5 लाख। उसमें से आपने 30% मतलब 1,50,000 आपने क्या पे कर दिया, टैक्स। आपके पास टैक्स के बाद जो पेमेंट इनकम बची शेयर होल्डर के लिए 3,50,000। अब आप देखो मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पे 3,50,000 आएगा। आप इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। अब 2 लाख से आप डिवाइड करो, कितना आता है ये, 2 लाख से आप डिवाइड करो, वापस 4 जीरो से 4 जीरो आप कट कर दो। आप देखो, आई थिंक 1.75 करके कुछ आना चाहिए प्रॉक्स आसपास। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा कैन आई से दैट, अब देखो इट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू चेक कि यार यहाँ पे मेरी अर्निंग 5,60,000 थी, यहाँ पे मेरी अर्निंग 5,60,000 थी, यहाँ पे 4,20,000 हो गई, यहाँ पे 3,50,000। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे डेट रेस कर रहे हो आपकी तो अर्निंग कम हो रही है, ये तो गलत है। दिस इज द रॉन्ग वे। यू विल ऑलवेज चेक द ईपीएस टू आइडेंटिफाई शेयर होल्डर को पैसा ज्यादा मिल रहा है या कम, क्योंकि ओनर तो शेयर होल्डर है। अरे भले ही यहाँ अर्निंग ज्यादा है बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी तो ज्यादा है ना, 5 लाख शेयर्स हैं। तो एक शेयर पे यहाँ पे अर्निंग हो रही है 1.4, यहाँ इससे ज्यादा हो रही है 1.4, 1.14 से ज्यादा 1.4, यहाँ पे उससे भी ज्यादा 1.75। इसका मतलब कैन आई से दैट जैसे जैसे मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाया, जैसे जैसे डेट बढ़ाते हुए चला मैं आगे, वैसे वैसे मेरा ईपीएस बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ रहा है, ईपीएस। तो अगेन जब आप, अब देखो दो तीन टर्म्स अगर आपने नहीं सुने, एक का नाम है फाइनेंशियल लेवरेज, एक का क्या नाम है, फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करते हो, वी से वी आर यूजिंग लेवरेज इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर वन। अब एक और चीज है जो कई बार आपसे पूछ सकते हैं, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो हाई लेवर्ड है या आपकी कंपनी लो लेवर्ड है। मतलब जब आपका डेट का कंपोनेंट ज्यादा होता है, मैं आपसे पूछूं कौन से वाले सिचुएशन में हाईली लेवर्ड है, थर्ड वाले केस में। लो लेवर्ड कौन से केस में है, सिचुएशन नंबर वन। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि इस कंपनी के लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या पूछा मैंने सवाल, कि इस कंपनी के लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है ना, व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप यूज करते हो तो ओनर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली यार सिचुएशन नंबर 3, ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट है 30 लाख और इक्विटी है 20 लाख, ये सबसे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी के लिए। वाई, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न टू शेयर होल्डर सबसे ज्यादा है। क्लैरिटी है, दिमाग में सेट है अपन क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सो गाइज यहां तक की कहानी आई होप आपके क्लियर है। अब कंपनी नंबर बी देखते हैं, कंपनी नंबर बी देखते हैं, आ जाओ। कंपनी नंबर बी भी देख लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए कंपनी बी, यहाँ पे वापस सेम सिचुएशन, सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर टू, सिचुएशन नंबर थ्री, वापस सब कुछ सेम। यहाँ पे ईबीआईटी, फिर यहां से अपन ने माइनस किया, क्या माइनस किया, इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे क्या आया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। यहां से क्या माइनस किया, टैक्सेस। यहाँ पे आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस एंड देन ईपीएस, जो हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके। मैंने कहा सिचुएशन नंबर वन वापस सेम टू सेम, 50 लाख फंड, सारी की सारी कहानी। बट अब यहाँ पे ईबीआईटी हो गया 4 लाख, ईबीआईटी कितना हो गया, 4 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा 4 लाख, यहाँ पे लिखा 4 लाख, यहाँ पे लिखा 4 लाख। ठीक है, चलिए
नाउ इंटरेस्ट, पहले केस में डेट है ही नहीं, दूसरे केस में डेट 2 लाख 20 लाख रुपीज है तो इंटरेस्ट आ गया 2 लाख, तीसरे केस में डेट 30 लाख है तो इंटरेस्ट आ गया 3 लाख। ये तो हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फटाफट सेट हो जाए, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख, यहां पे अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख, यहां पे अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख। क्लैरिटी है? टैक्सेस इन दिस केस टैक्सेस 30%, तो 1,20,000, यहां पे टैक्सेस 30%, इट इज 60,000, here taxes 30%, again 30,000। ठीक है, सो हियर पोस्ट योर टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस फॉर द ओनर्स कितनी आ रही है यहाँ पे 280, यहाँ पे कितनी आ रही है 140, और यहाँ पे कितनी आ रही है 70,000। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ रही है 70,000। चलिए डन। चलो मेरे प्यारे लाडलो, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, पहले वाले केस में 5 लाख है, आप समझो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार ईपीएस निकाल लो। आप एक काम करो, ईपीएस निकालने की कोशिश करो कि यार ईपीएस क्या आएगा, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। ये 280 कितने से डिवाइड होगा, 140 कितने से डिवाइड होगा, 70 कितने से डिवाइड होगा, एक बार दिमाग लगाओ, टेक अ मिनट। जल्दी जल्दी देखो, 5 लाख से इसको डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इट विल कम टू 5.56 और समथिंग। 280 डिवाइडेड बाय 5 लाख, बाय 5 लाख, क्योंकि पूरा का पूरा 50 लाख ही किससे लिया, डेट से, एक सॉरी इक्विटी से। सेकंड वाले केस में 20 लाख डेट लिया, 30 लाख क्या लिया, इक्विटी, तो 140 डिवाइडेड बाय 3 लाख, इट विल कम टू समथिंग 4.4 समथिंग, तो लेट्स से 4.46 और समथिंग कुछ आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ऐसे कैलकुलेट करके आप अच्छे से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 70,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 2 लाख से, 70,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 2 लाख से, तो आप मुझे बताओ ना, ये 0.35 समथिंग कुछ आएगा क्या, चेक करो एक बार तीनों को, चेक करो एक बार तीनों को, ये की यही वैल्यूज आ रही हैं क्या, ठीक है, जो भी आसपास हो छोटा मोटा चेंज कर लेना, मैंने तो ऐसे ही फिगर देखकर डायरेक्टली बोला है अप्रोक्सीमेट फिगर। अब आप मुझे बताओ, यहां पे मेन एनालिसिस है, यहां पे आप मुझे बताओ, कैन आई से दैट जैसे जैसे मैं डेट का कंपोनेंट इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूं, मेरा जो रिटर्न टू शेयर होल्डर है वो कम होता हुआ जा रहा है, यस के नो? अब मैं आपसे पूछूं, हाईली लेवर्ड सिचुएशन 3, लो लेवर्ड सिचुएशन 1, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पूछूंगा तो सिचुएशन 3 आएगी, सिचुएशन 1 आएगी, ऑब्वियसली सिचुएशन 1 आएगी। बट मेन अब हमारे को ये एनालिसिस करना सीखना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा उसके लिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप समझो, कंपनी ए ने 8 लाख रुपए कमाए 50 लाख इन्वेस्ट करके, तो कैन आई से दैट उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना परसेंट हो गया, कैन आई से दैट उनका 16% रिटर्न है। वहीं कंपनी बी ने 4 लाख रुपए कमाए 50 लाख इन्वेस्ट करके, तो अगर मैं आपसे पूछूं उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आप क्या बोलोगे, 8%। हाउ मच इट इज, 8%। नाउ यू टेल मी, नाउ यू टेल मी, आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो दे रहे हो 10%, यहां पे भी 10%, आप मार्केट से 10% में पैसा उठा रहे हो एंड यू आर अर्निंग 16%। इसका मतलब आप जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे 6% और एक्स्ट्रा आप कमाते जाओगे, बट यहां पे तो उल्टा हो रहा है ना यार, डेट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो 10%, जबकि आप कमा रहे हो 8%।
मतलब डेट को देते हो 10%, कमाते हो 8%। तो जैसे जैसे ज्यादा डेट बढ़ता जाएगा आपका ये 2% का लॉस भी तो बढ़ता जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो आई होप मैंने लॉजिकली आपको कन्विंस भी कर दिया है कि ऐसा क्यों है कि कंपनी ए में डेट बढ़ाते बढ़ाते रिटर्न भी बढ़ रहा है और कंपनी बी में डेट बढ़ाते बढ़ाते रिटर्न कम हो रहा है। क्लैरिटी है? चलिए नाउ ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। ईपीएस निकालना, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? It is the year end for ABC Private Limited and the finance committee is holding a meeting. They are at the end of their 3-year rolling budget and are trying to forecast the future requirement of funds for the business. For this purpose, they have prepared the cash flow forecast of the company for the next 3 years based on the forecast sale. Describe the function. क्या बोला मैंने? Describe the function that the finance committee is planning. Definitely यार देखो दो चीज होती है, समझना। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम दो चीजें करते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स निकालते हैं कि हमारे पास फंड्स कब हमें, सबसे पहले हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी कब चाहिए। दूसरा, हम हमारे रिसोर्सेज को अननेसेसरीली वेस्ट ना करें। तो ये जो काम यहाँ पे हो रहा है ना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिफरेंट कैसे है यार? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? आप फाइनेंस कहाँ से लेके आना है और वो इन्वेस्ट कहाँ करना है ये डिसाइड करते हो। यहाँ पे आप ये देख रहे हो पैसा कब चाहिए, आ रहा समझ में? और वो पैसे की जो आप रेस कर रहे हो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। क्लैरिटी है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन? बता दिया यार। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जब फंड्स चाहिए मिल जाए। नंबर टू, फंड्स एक्स्ट्रा ना पड़े हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, जब चाहिए हो तभी अवेलेबल हो। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस। यार इंपॉर्टेंस हमें डिस्क्राइब करनी है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो गाइस देखो लास्ट पार्ट में लेके चलते हैं। अब आपको लास्ट पार्ट में लेके चलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न आ गया यहाँ से, तो चलिए लास्ट पार्ट पे लेके चलते हैं। आ जाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए हमने कहा कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जब फंड चाहिए तब मिल जाए। नंबर टू, वी शुड नॉट रेज द फंड्स रिसोर्सेज अननेसेसरीली। तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंट क्यों है यार? आप फोरकास्ट कर पाते हो फ्यूचर में, आप शॉक से सब पहले से प्लान करके रखोगे तो कोई शॉक या कोई सरप्राइज नहीं लगेगा। कोऑर्डिनेशन हो पाता है यार। आपको पता है ये फंड इस दिन चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उस तरह से तैयार होगा। जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको पता रहेगा इस दिन फंड आया तो इस दिन हमें इन्वेस्ट करना है। कोऑर्डिनेशन रहता है, प्लान करके चलते हो, वेस्ट नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता। इवेल्युएशन, जब आप प्लान करके चल रहे हो फिर एक्चुअल में जब कोई चीज होगी तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि सही हुई, गलत हुई, ज्यादा हुई, कम हुई। नेक्स्ट इज लिंक होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, लिंक होता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बीच में। आ रहा समझे? यहाँ पे मैंने आपको जो बताए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 बताएं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी 5 पॉइंट्स बता दो, तो इन 7 में से आप कोई भी 5 लिख सकते हो। सो गाइज आई होप मैंने इस पूरे के पूरे सेशन में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो आई होप अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है, ये जो आरओआई वाला क्वेश्चन था ना, फाइनेंशियल लिवरेज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आओगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।